हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%। दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%। तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%। चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा? 40 करोड़ से 60 करोड़ और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही। और रेंज क्या है? 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax (STT) is applicable. Security transaction tax (STT) किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है। ठीक है, और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे? तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर। गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड। दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता। और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है। इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट अकम्पनी द स्कीम। ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंतरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है और ये इंतरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया, एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना, इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया, इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना, यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया, स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर परचेस होता है, फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है। विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं। पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटाइटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं, एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन या इंटाइटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity-related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है, वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इसे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the मिस्टर अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है। पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनएवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे, 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributor in a dividend plan. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है। एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए, ये सारे कुछ एएमसी को
करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है, कितना अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है। When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash. जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है। पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन वन एआर इन कोड। तीसरा ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 इन्वेस्टर्स एवरी मंथ। चौथा ऑप्शन है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला, कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एमपी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दिस फंड। कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन टैक्स रेट डिपेंड करता है फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड पर। जैसे कि अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 1,25,000 तक गेन टैक्स फ्री होता है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है, 12.5%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है बट कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। Which expenses can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? AMC कौन से एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज कर सकती है। पहला ऑप्शन एक्सपेंसेस विच आर incurred to manage the fund, expenses which are incurred to launch the fund, expenses which are incurred by the AMC, expenses which are incurred by the investor in buying the fund। तो हम लोग पढ़ चुके मैनेज द फंड, फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंस चार्ज करती है जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एएमसी फंड मैनेज करती है, इस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है। ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर फी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब मिलके बनते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड। Samita is a young investor and her parents advise her to invest in fixed deposit of bank so that these funds can be used for her retirement. If Samita follows her parents' advice, what risk does she face? Samita young है, उसको रिटायरमेंट के लिए एफडी सजेस्ट किया गया है और वो एफडी में इन्वेस्ट करेगी तो उसको कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है सी हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट बैंक विच इज फाइनेंशियली स्ट्रांग। दूसरा ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन हर पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो रिस्क एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिटर्न थोड़ा कम होता है। एफडी यूजली लो रिटर्न देता है, पर जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न बहुत कम या कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब है एफडी से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। समिता यंग इन्वेस्टर है, उसके पास लॉन्ग टाइम हॉरिजिन है, तो उसको एफडी की जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न्स। Which of these investors will settle for lower returns as he prefers low level of risk? कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है और इसलिए कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है मॉडरेट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एन एडवेंचरस इन्वेस्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा, मॉडरेट मतलब थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा। एक कंजर्वेटिव ज्यादा ही कंजर्व है,
तो ये इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रहे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता है, इसलिए वो लो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव जिसमें रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए होता है। दूसरा होता है मॉडरेट, थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न। तीसरा होता है एग्रेसिव और एडवेंचरस, मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। A certificate of deposit issued by a bank will be for बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। पहला ऑप्शन है 3 days to 2 years, दूसरा ऑप्शन है 7 days to 1 year, तीसरा ऑप्शन है 45 days और चौथा ऑप्शन है 3 years। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला 7 days to 1 year। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टूल होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर गवर्न होता है, ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है, फिजिकली नहीं इशू होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीमेट फॉर्म में इशू होता है। ये कैसे काम करता है, ये एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर और बैंक के बीच। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, मतलब एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट है बट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ याद दो चीज रखिएगा कि बैंक इशू करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो टाइम होता है 7 days से 1 year तक होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है वो 1 year से 3 year तक होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बैंक का क्या टाइमिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। A credible benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with, एक प्रॉपर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम के किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस इंडेक्स जिससे फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क सही तब होता है जब वो मैच करता है फंड के गोल से, फंड के एलोकेशन से और फंड के स्ट्रेटेजी से, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। Identify the false statement. A mutual fund investing across many countries will keep its benchmark index, which is based on US equity markets. दूसरा ऑप्शन है फॉर गोल्ड ETF, गोल्ड प्राइस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है और पहला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि सारे ही ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट से तो बेस्ड नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ओनली वन इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क डिपेंड करता है कि स्कीम कहां इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इंडेक्स होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लोबल फंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेंचमार्क भी मिक्स्ड और ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए, सिर्फ यूएस इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है, गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करता है, इसलिए बेंचमार्क भी गोल्ड ही होगा। तो बी ट्रू है और ओनली वन इज फॉल्स, इसका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम डिविडेंड आउट ऑफ, म्यूचुअल फंड किस सोर्स से डिविडेंड नहीं दे सकता। पहला ऑप्शन डिविडेंड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इनकम एक्रूअल्स, चौथा ऑप्शन है रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड डिविडेंड सिर्फ रियल इनकम से देता है, पेपर प्रॉफिट या फिर अनरियलाइज्ड गेन से नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड ये रियल इनकम है तो यहां से दे सकता है, इनकम एक्रूअल ये भी रियल इनकम है तो यहां से भी वो डिविडेंड देगा, रियलाइज्ड गेन भी रियल इनकम है, मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो इन सबसे डिविडेंड दिया जा सकता है। When does an investor in mutual fund have to provide information under the Foreign Account Tax Compliance Act फटका, इन्वेस्टर को फटका डिटेल्स कब देनी पड़ती है। पहला ऑप्शन है when the investment is made through a foreign bank account, दूसरा ऑप्शन है when the investor's portfolio was a NRI account before change, तीसरा ऑप्शन है when the investor's place of birth is other than India, चौथा ऑप्शन है when the investor is a resident of USA or UK only। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली फॉरेन टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होता है।
म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर का कनेक्शन फॉरेन कंट्री से होता है तब एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। रेसेंसी बायस अप्लाइज टू डैश इवेंट्स। रेसेंसी बायर किन इवेंट्स पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन है ओनली पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रिसेंसी बायस का मतलब होता है कि रिसेंट इवेंट का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा होता है। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लोग सोचते हैं फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस निगेटिव है, लोग डर जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। मतलब लोग पास्ट को फ्यूचर जैसा मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? AMC कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियंस एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है, कस्टोडियन फीस है क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with। अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमपी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। Which tax is payable on the reduction of units of equity oriented fund? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए एसटीटी चार्ज होता है। एसटीटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, एसटीटी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है।
What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money. दूसरा ऑप्शन है an investment plan which is focused on a specific goal. तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile. चौथा ऑप्शन है a specific option of investment. तो इसका राइट आंसर है एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज फोकस्ड ऑन ए स्पेसिफिक गोल। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, चार स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर के नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to, अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर। The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग, फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमली मैच
एसेट एलोकेशन सबसे पहले किस चीज से मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट नीड्स, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल्स, चौथा ऑप्शन है टैक्स सेविंग नीड्स। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल्स। एसेट एलोकेशन हमेशा इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस परचेस, मैरिज फंड, वेल्थ क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल। If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is dash। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है और दूसरी बार भी वायलेशन प्रूफ हो जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉट रिन्यूड, दूसरा ऑप्शन है कैंसल्ड, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंडेड, चौथा ऑप्शन है विथहेल्ड। तो इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। एम्फी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करता है तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप है एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एम्फी डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजता है और बोलता है 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, टाइम पीरियड। तो 3 वीक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है वार्निंग लेटर। एक्सप्लेनेशन नहीं आता है या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो एम्फी वार्निंग लेटर भेजता है। वार्निंग में लिखा होता है अगर फ्यूचर में फिर वायलेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है सेकंड वायलेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड टाइम वायलेशन करता है और प्रूफ हो जाता है तो एमपी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। What is the maximum number of joint holders allowed per mutual fund application? एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स अलाउड होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 3। म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 होल्डर्स अलाउड होते हैं। फर्स्ट होल्डर जिसे प्राइमरी होल्डर भी बोलते हैं, सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर। फर्स्ट होल्डर जो होता है वो मेन इन्वेस्टर होता है। स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन इसी के नाम पर आते हैं। टैक्स लायबिलिटी भी इसी पर होती है। और जो सेकंड और थर्ड होल्डर होता है वो को होल्डर्स होते हैं। इमरजेंसी या डेथ सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफर इजी होता है। Which transaction of an open-ended fund is based on the net asset value NAV pricing? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन NAV के बेसिस पर होता है? पहला ऑप्शन है परचेस ऑफ यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में दोनों ट्रांजैक्शन NAV पर होते हैं। पहला परचेस मतलब यूनिट बाय करना, जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीदता है यूनिट्स NAV प्राइस पर मिलती है। जैसे कि NAV अगर 50 चल रहा है और इन्वेस्टमेंट 5000 किया तो यूनिट्स कितना होगा? 5000 से डिवाइड कर देंगे 50 को तो 100 यूनिट्स निकल जाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं, यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचता है पेमेंट भी NAV के बेसिस पर मिलता है। जैसे कि NAV 70 रुपीज है, यूनिट 100 है, तो 100 को 70 से इंटू कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाए कितना मिलने वाला है। तो सारा कुछ NAV के बेसिस पे ही हुआ, तो इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। The minimum investment limit in equity and equity related instrument of large cap companies for a large cap mutual fund scheme is dash of total assets। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट लार्ज कैप कंपनीज इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 85% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका राइट आंसर है 80%। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो मिनिमम 80 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि 80% इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता है। और जो बाकी का 20 करोड़ बचा
वो इन्वेस्ट होता है कैश में, डेट में या अदर इक्विटीज में, लाइक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया इसमें। बट लार्ज कैप फंड है तो 80% लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा। As per SEBI regulation, a mutual fund scheme should have at least dash investor। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका राइट आंसर है 20। म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए दो मेजर कंडीशन होते हैं, मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और दूसरा है कोई भी सिंगल इन्वेस्टर स्कीम के टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन बन रहा है कि मिनिमम कितने इन्वेस्टर होना चाहिए, तो 20। एक फंड में मैक्सिमम जो कॉर्पस है कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो है 25%। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कॉर्पस कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल इन्वेस्टर मैक्सिमम कॉर्पस में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर एक स्कीम में मिनिमम जो इन्वेस्टर होते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने होते हैं, तो 20। तो ये आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? किम में कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, रिस्क प्रोफाइल हो गया, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। Decision in tactical asset allocation are taken on the basis of dash। tactical tactical asset allocation में डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट के फ्यूचर बिहेवियर को देखकर चेंज किया जाता है। इन्वेस्टर या फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है या लॉन्ग टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है। एग्जाम्पल समस्या, नॉर्मल पोर्टफोलियो एलोकेशन है, 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी बढ़ने वाला है तो वो टेम्पररी एलोकेशन चेंज कर सकता है। इक्विटी को बढ़ा देगा, 60 से 75% कर दिया, डेट को कम कर दिया, 30% से 20% कर दिया, क्योंकि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है तो इक्विटी को बढ़ाएगा और बाकी डेट और गोल्ड को कम करेगा। डेट 10% से 5% कर दिया। ये चेंज मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है। The expenses on dash cannot be charged to the mutual fund scheme। कौन सा स्कीम, कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कस्टोडियन फीस, दूसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टी फीस, चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के कुछ कंपनी लेवल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनका एक्सपेंस इन्वेस्टर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी के कॉर्पोरेट एक्सपेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कस्टोडियन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का रोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू इशू स्टेटमेंट ऑफ फंड्स होल्डिंग टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट, तीसरा ऑप्शन है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है टू इशू अकाउंट स्टेटमेंट टू द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कस्टोडियन का रोल क्या होता है, ट्रस्टी का रोल क्या होता है, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है। तो ट्रस्टी का रोल होता है 3 नंबर वाला, टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम होता है म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखना। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कस्टोडियन क्या करता है? म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ कस्टडी में रखता है, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, रिसीव और ट्रांसफर करता है,
बाय और सेल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हैंडल करता है। An addendum has to be issued for changes in addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है। पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी सीड। अगर सीड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड। विच ऑफ दिस फंड विल जनरली हैव ए हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स फंड। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना। इस वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट सीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता और सीड इशू होता है एवरी 6 मंथ। दैट्स वाई उसको सीड में नहीं डाला जाता, उसको फंड फैक्ट सीट में, फंड फैक्ट सीट मंथली बेसिस पर इशू किया जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। Identify the false statement with respect to benchmark for mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए निफ्टी 500 इंडेक्स एट इट्स बेंचमार्क, दूसरा ऑप्शन है ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। तो only A is false, only B is false, both A and B are false and none of the above। तो इसका राइट आंसर only B is false। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। निफ्टी 500 मतलब लार्ज कैप भी है उसमें, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप स्टॉक भी है। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करता है किसमें? लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है, इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अब दूसरा ऑप्शन है बीएसई सेंसेक्स में सिर्फ 30 लार्ज कैप कंपनीज होती है, सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर मिड स्मॉल कैप कवर नहीं करता, लेकिन मल्टी कैप फंड में लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल कैप होते हैं, इसलिए सेंसेक्स मल्टी कैप के लिए सुटेबल बेंचमार्क नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आर लेस रिस्की कंपेयर्ड टू थीमेटिक फंड्स इन टर्म ऑफ डेस्क रिस्क। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो थीमेटिक फंड के कंपैरिजन में किस टाइप के रिस्क कम रिस्की होते हैं, किस टाइप के रिस्क में कम रिस्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। थीमेटिक फंड क्या हो गया, ये सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आईटी, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड होता है। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है ये अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमजीसी, फार्मा में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो मतलब थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है और डाइवर्सिफाइड फंड में कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। When does the market price of closed-end mutual fund scheme coverage with the NAV price? क्लोज-एंडेड म्यूचुअल फंड का मार्केट प्राइस कब एनएवी के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर, दूसरा ऑप्शन है बिफोर द न्यू फंड ऑफर, तीसरा ऑप्शन है टुवर्ड्स मैच्योरिटी, चौथा ऑप्शन है इट नेवर कवरेजेस। तो इसका राइट आंसर है टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आते ही प्राइस और एनएवी मिल जाते हैं,
जब फंड मैच्योरिटी के पास आता है, इन्वेस्टर को पता होता है कि मैच्योरिटी पर एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा। मार्केट प्राइस धीरे धीरे एनएवी के पास आने लगता है, डिफरेंस कम हो जाता है। इंड में मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है एनएवी के। जैसे कि एनएवी 100 रुपीज और मार्केट प्राइस 90 रुपीज है। जैसे ही मैच्योरिटी पास आएगी तो वो मार्केट प्राइस 90 से 95 हो जाएगा, फिर 98, और जो उसका एनएवी 100 के इक्वल हो जाएगा जैसे मैच्योरिटी आएगा। तो फाइनली इक्वल हो जाता है दोनों मैच्योरिटी के टाइम पे। The net asset value of a segregated portfolio has to be declared on segregated portfolio का एनएवी कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिक्लेयर किया जाता है। पहला ऑप्शन है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है वीकली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट और चौथा ऑप्शन है एनएवी नीड टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब डेट फंड में क्रेडिट इवेंट होता है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे रिस्की एसेट को अलग कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। Dash is not included in the fundamental attributes of a mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है एग्जिट लोड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग, रीपर्चेस, रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंस चार्ज टू द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वो कोर फीचर्स होते हैं जो स्कीम को डिफाइन करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता क्या क्या है? स्कीम के टाइप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी मतलब कि रिडक्शन और लिस्टिंग, फीस एंड एक्सपेंसेस, सेफ्टी नेट एंड गारंटी। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। What is the purpose of credit enhancement in case of securitized transaction? Securitization transaction में credit enhancement का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ हायर कूपन, दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग कैपिटल गेन, तीसरा ऑप्शन है हायर क्रेडिट वर्थनेस। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट इनहेंसमेंट क्या होता है? जब लोन या एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब बंडल बनाकर इन्वेस्टर को दिया जाता है, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट इनहेंसमेंट। इसका मेन पर्पस होता है रिस्क कम करना, डिफॉल्ट का रिस्क रिड्यूस करना, रेटिंग इंप्रूव करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाना। अगर किसी लोन पूल की रेटिंग है ट्रिपल बी, तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बाद वो ए हो सकता है या फिर डबल ए में कन्वर्ट हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। When is the scheme information document updated? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली कब अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली अपडेट करना होता है, सितंबर एंड तक या फिर मार्च एंड तक, मतलब साल में 2 बार, ईयरली 2 बार अपडेट किया जाता है। विच ऑफ दिस इज ए पैसिव फंड? इनमें से कौन सा फंड पैसिव फंड है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ड फंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ईटीएफ, वो पैसिव फंड होता है। तो इसमें ईटीएफ कौन सा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ। तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। पैसिव फंड क्या होता है? इंडेक्स को कॉपी करता है पैसिव फंड। फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, रिटर्न बेंचमार्क के इक्वल रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स हो गया, ईटीएफ हो गया। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये पैसिव फंड होता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, मतलब इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर पर अप्लाई नहीं होते। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं होंगे। स्टेटमेंट 2 है पावर ऑफ अटॉर्नी कैन नॉट मेक और चेंज नॉमिनेशन इन ए म्यूचुअल फंड।
पावर ऑफ अटर्नी म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन बना या चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है 2, ओनली 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर अप्लाई होते हैं। अगर इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है और उसकी डेथ हो गई तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स लीगल हेयर्स को मिलते हैं। ये ट्रांसफर इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। स्टेटमेंट 2 क्यों ट्रू है? क्योंकि म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग पीओए होल्डर को नॉमिनेशन रिलेटेड चेंजेस करने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि नॉमिनेशन इन्वेस्टर का पर्सनल डिसीजन होता है। द पोर्टफोलियो ऑफ ए फंड ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ फंड ऑफ फंड्स का पोर्टफोलियो किस चीज से मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन है इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली, दूसरा ऑप्शन है डेट सिक्योरिटीज ओनली, तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है मनी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। ये अपना पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक फंड ऑफ फंड है, ये डायरेक्टली कंपनीज के शेयर नहीं खरीदेगा, ये इन्वेस्ट किस में करेगा? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ फंड में। मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। In which of the following option does an investor receive the distribution in hand? इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किस ऑप्शन में मिलता है? पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली, दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली, तीसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली। तो री इन्वेस्टमेंट प्लान में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन है ग्रोथ, ग्रोथ में तो डिविडेंड मिलता ही नहीं, तो इसका राइट आंसर 1 है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। उसी को आईडीसीडब्ल्यू पे आउट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, डिविडेंड अमाउंट से सेम फंड के एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लिए जाते हैं। ग्रोथ फंड में तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, प्रॉफिट एनएवी इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। Which of the following is incorrect with respect to advertisement of mutual funds by AMC? AMC के म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट, दूसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो द रिटर्न नंबर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर इंडोर्समेंट। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटी फॉर इंडोर्समेंट सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का इंडोर्समेंट अलाउड नहीं है, ताकि इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से इन्वेस्ट ना करे बल्कि स्कीम के एक्चुअल मेरिट्स देखकर डिसीजन ले। ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पास्ट परफॉर्मेंस शो की जा सकती है, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर देना पड़ता है, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न नंबर भी शो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में बेंचमार्क कंपैरिजन के साथ और रिस्क डिस्क्लोजर के साथ। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। Tactical asset allocation decision are based on which of these factor? Tactical asset allocation decision किस फैक्टर पर बेस्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो का एसेट मिक्स टेम्पररी चेंज किया जाता है ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लिया जा सके, इसीलिए लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट इसका आंसर होगा। जैसे कि अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है, इक्विटी है 60%, डेट है 40%,
अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होने वाला है तो वो क्या करेगा, डेट को बेचेगा और इक्विटी को ऐड करेगा। तो डेट को वो 15% बेच देता है तो इक्विटी हो जाता है 60 से 75% और डेट हो जाता है 40 से 25%। From the below mentioned entities associated with a mutual fund, who has to mandatorily contribute to the corpus of the mutual fund? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज में से कौन कॉर्पस में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करता है? पहला ऑप्शन है द ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है द कस्टोडियन, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करता है। स्पॉन्सर का रोल क्या होता है? स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का प्रमोटर होता है। ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट करता है, एएमसी सेटअप करता है। एएमसी और ट्रस्ट कौन क्रिएट करता है? स्पॉन्सर करता है। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कौन करता है? स्पॉन्सर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर को एएमसी की जो नेटवर्थ होती है उसमें मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता है कि एएमसी के नेटवर्थ का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर करता है, तो 40%। The benchmark for a debt mutual fund scheme could be chosen on the basis of scheme type and scheme size. State whether true or false। क्या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क स्कीम टाइप और स्कीम साइज के बेसिस पर चूज किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेंचमार्क डिसाइड होता है स्कीम टाइप से और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब कि फंड किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड में दो चीज याद रखिएगा कि ये अप टू 91 डेज का होता है इसका मैच्योरिटी, और इसका जो सुटेबल बेंचमार्क है मनी मार्केट इंडेक्स मिबोर क्राइसिस लिक्विड फंड इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। गिल्ड फंड में क्या याद रखिए कि इन्वेस्ट किस में करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और इसका जो बेंचमार्क है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। An addendum has to be issued for change in। addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सिड। Which of these fund will generally have a higher fund management cost? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है इक्विटी इंडेक्स फंड। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बायर सेल करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना, ये सब कुछ एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसी वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये तो होता है, तीसरा ऑप्शन रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, ये भी होता है, चौथा ऑप्शन पोर्टफोलियो फीचर्स, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीट में फिक्स नहीं किया जा सकता। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम्फी। एम्फी का कौन सा काम नहीं है? पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट आरबीआई, तो ये तो काम है, रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आरबीआई के पास। दूसरा ऑप्शन है अंडरटेकिंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो स्टडीज एंड रिसर्च भी वो प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट है। चौथा ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो फोर्थ नंबर वाला
एमफी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम वो एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ना कि एमफी। आपको ये याद रखना है कि एमफी का क्या काम है। एमफी का रोल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और रेगुलर सपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। एग्जाम कंडक्ट कराना ये एनआईएसएम का काम है। और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी करता है। How will the AMC and RTA agent process an application for subscribing to mutual fund units if the ARN is wrongly mentioned in it? अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत लिख दिया गया है तो AMC या RTA उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेगा? पहला ऑप्शन है इट विल बी प्रोसेस एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तीसरा ऑप्शन है it will be considered as an incomplete application and sent back to completion। चौथा ऑप्शन है it will be treated as a regular plan subjected to the error being corrected in the required time frame। तो इसका राइट आंसर है it will be treated as a regular plan subjected to the error being corrected in the required time frame। मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है, जो टाइम लिमिट है, उसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन रेगुलर प्लान के अंडर प्रोसेस होता है। एएमसी आरटीए इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से करेक्ट एआरएन कोड मांगता है। जो टाइम लिमिट है 30 कैलेंडर डे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर गलत एआरएन डाला गया है या रेगुलर की जगह डायरेक्ट डाला गया है तो फिर वो कितने दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है। तो 30 कैलेंडर डेज। Dash will help the investor understand the suitability of a mutual fund scheme to them। कौन सी चीज इन्वेस्टर को समझाने में हेल्प करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सुटेबल है या नहीं? पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट लेवल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है अल्फा ऑफ द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल एक सिंपल रिस्क इंडिकेटर लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सेबी जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। सेबी ने मिस सेलिंग रोकने और इन्वेस्टर को इजीली समझने के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इस लेवल में जनरली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेचर ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। ए ट्रेल कमीशन इज पेड। ट्रेल कमीशन कब तक पे होता है? पहला ऑप्शन एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, दूसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर एग्जिट्स द म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन। तो इसका राइट आंसर है एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर ऑनगोइंग कमीशन मिलता है जब तक इन्वेस्टर का पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है। ये कमीशन एयूएम का एक स्मॉल परसेंटेज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो एयूएम को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रेल कमीशन जो परसेंटेज होता है उससे, और डिवाइड किया जाता है 365 से। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एयूएम है 10 लाख और जो ट्रेल कमीशन मिल रहा है 1% मिल रहा है। तो ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होगा? 10 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाई 365, तो 27 रुपीज 40 पैसा कैलकुलेट होकर के आंसर निकलेगा। तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, एयूएम मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 365 डेज। No investor can have a holding of more than 25% of a scheme। State true or false। क्या कोई भी एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम का 25% से ज्यादा हिस्सा होल्ड कर सकता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सेबी ने 20-25 रूल बनाया है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। 20 का मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रूल, एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए, और 25 का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग रूल, कोई भी एक इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये 20-25 रूल्स आपको याद रखना है। 20 मतलब हो गया मिनिमम इन्वेस्टर रूल्स और 25 मतलब हो गया मैक्सिमम होल्डिंग रूल। कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता।
In the case of a sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instrument of a particular sector of total assets should be sectoral fund में total asset का minimum कितना परसेंट एक particular sector के equity instrument में इन्वेस्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 95%। तो इसका राइट आंसर है 80%, सी नंबर। सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। सेक्टर या थीमेटिक फंड को मिनिमम 80% एसेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। The ARN is allotted to the mutual fund distributors by म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ARN कौन अलॉट करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है NISM, तीसरा ऑप्शन है AMC, चौथा ऑप्शन है एमफी। तो इसका राइट आंसर है एमफी। एमफी अलॉट करता है। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड करना। इसका प्रोसेस होता है, पहले कैंडिडेट NISM सीरीज 5 एग्जाम पास करता है, उसके बाद एमपी का पास अप्लाई करता है, एमपी उसको ARN अलॉट करता है। इस ARN के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है एमपी। In order to ensure fairness to investor, Dash has prescribed cutoff timing to determining the applicable NAV। इन्वेस्टर के साथ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेबल NAV डिसाइड करने का कट ऑफ टाइमिंग किसने प्रेस्क्राइब किया है? पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। एनवी कैलकुलेशन रूल, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, ये सारे रूल सेबी ही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सेबी। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 9% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 5%। द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3, बीटा इज 1.6। व्हाट विल द न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग द शार्प रेशियो? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा? तो पहले शार्प रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर एंड 1% फॉर रिडक्शन बियॉन्ड 1 ईयर। इफ एन इन्वेस्टर रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ ₹40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे एक साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और एक साल के बाद रिडीम करने पर 1%। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया है ₹40 पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा ₹1600। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट ₹30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज ₹10 एंड एनएवी इज ₹12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश? तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ ₹13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी ₹13 के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा? तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पे लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो ₹260। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,700
40 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल रुपीज 1 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़। एनएवी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनवी इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेएबल ऑन परचेस ऑफ शेयर्स माइनस फीस पेएबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे, पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है 3 करोड़, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ए स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़, द एक्सपेंस पेएबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख, व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है, तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना 30 करोड़ का, तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे, तो आपका निकल करके आ जाएगा 260। अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा। मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनवी ऑफ रुपीज 30। द करंट एनवी ऑफ द स्कीम इज रुपीज 28। व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है और ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनवी पे निकाला जाता है। तो जो यूनिट्स है 5000 उसको इंटू कर देंगे एनवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनवी से इंटू किए तो हमारा करेंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन, ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3 रुपीज 83 पैसा। तो ये हमारा आंसर है 3 रुपीज 83 पैसा। द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज रुपीज 9%, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.75% एंड द बीटा इज 1.4। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द कैलकुलेशन ऑफ द शार्प रेशियो। पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75 तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज रुपीज 15 करोड़। इट्स करेंट लायबिलिटी आर रुपीज 2 करोड़। द यूनिट कैपिटल इज रुपीज 10 करोड़। फेस वैल्यू इज रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेट द एनएवी। तो इसमें एनएवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है। मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़। अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं, यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू। तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को 10 रुपीज से, तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनएवी निकल के आ जाएगा 13 रुपीज। एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर
of rupees 5 and price to earning ratio of 30, what will be the market price of the share of this company? तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया 150। ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है। मोहित नीड रुपीज 2 लाख इन 5 years. The interest rate is 7%. The amount required today to be invested can be calculated by using the formula. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन, एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%, द बीटा इज 1.6 and the actual return earned is 9%. What is the ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम? तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25। मिस नीता नीड्स रुपीज 5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ, the interest rate is 6%. By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal? यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन, ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड एनएवी ऑफ रुपीज 50, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड? तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन एन इक्विटी फंड, द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 and the NAV is rupees 40. The exit load is 1%. How many units will be allotted to Miss Janvi? यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपीज 2,15,832 रुपीज, व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 इयर्स इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is rupees 100 crore, value of bond is rupees 10 crore, value of money market instrument is rupees 25 crore, dividend accrued but not received is 3 crore and fees payable is rupees 5 crore, the number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि एनएवी का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। तो यहाँ पर
177.33 एनएवी निकल के आ जाए। A mutual fund scheme gives a return of 10% and the beta of that scheme is 0.5. The risk-free return is 7.5%. What is the Trainer ratio of this scheme? Again फिर से Trainer ratio का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा 2.5। अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा? 5%। An investor purchased through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 25. The current NAV of the scheme is rupees 43 rupees. What will be the trial commission for today? If the trial commission rate is 1%. तो ट्रायल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रायल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर देंगे। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो यूनिट्स दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपए 8904 पैसा। The NAV of an equity fund is rupees 76.45 and the face value is rupees 10. An investor invests rupees 30,000. How many units will be allotted to him? तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविजन इज 3 and beta is 1.9. What will be the denominator for calculating the Sharpe ratio? तो Sharpe ratio में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो Sharpe रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। Sharpe रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3।